वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके समक्ष लाया हूँ हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट ए को। इसी प्रकार की हम प्रैक्टिस सेट आगे भी लाते रहेंगे। अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम इसके बारे में जरूर सोचेंगे और आपको इसका अवश्य लाभ होगा। तो इसमें तकरीबन 80 या 90 प्रश्न होंगे। आपको बताना है कि आपकी वीडियो के अंत तक कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बता दूँ, हमारी टीम के द्वारा हिंदी साहित्य की कुछ ई बुक्स लॉन्च की गई है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उन्हें परचेज कर सकते हो ना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। कोई इंक्वायरी हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है ये। बाकी महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर ये तीनों ही ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित है। प्रश्न 1 का सही विकल्प 2 हो जाएगा। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है। विकल्प में है श्रृंगार काल, अलंकृत काल, रीतिकाल या मध्यकाल। तो जो 2 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, रीतिकाल। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। विकल्प में है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो यहाँ पर 3 का सही विकल्प हो जाएगा ए, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है 4, केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है। विकल्प में है सूरदास, रहीम, केशवदास, तुलसीदास। तो 4 का सही विकल्प हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास जी की पंक्ति है ये, केशव कहीं न जाए का कहिए। अगला प्रश्न है 5, इसमें पूछा गया है, सूरज किरण की छाँव आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से ये याद रखना है कि जो सूरज किरण की छाँव है यह एक आंचलिक उपन्यास है और इसके रचनाकार कौन है। विकल्प में है राजेंद्र अवस्थी, शैलेश मटियानी, देवेंद्र सत्यार्थी या उदय शंकर भट्ट। तो 5 का सही विकल्प हो जाएगा राजेंद्र अवस्थी। जो सूरज किरण की छाँव उपन्यास है ये राजेंद्र अवस्थी का आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है 6, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे माना है। विकल्प में है सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती या हंसावली। तो 6 का सही विकल्प हो जाएगा सी, मृगावती। जो मृगावती प्रेमाख्यानक रचना है इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना माना गया है। 6 का सही विकल्प। अगला प्रश्न है यहाँ पर 7, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है। तो विकल्प में 4 रचनाएं दी गई हैं, इनमें से एक रचना शिवदान सिंह चौहान की होगी। उसके बारे में हमें बताना है कि वो कौन सी रचना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। ये जो रचना है ये शिवदान सिंह चौहान की है। अगला क्वेश्चन है 8, राउलबेल किस प्रकार की रचना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें जो आपको सही लगता है तो आप उसका आंसर बता सकते हो। तो यहाँ पर 8 का सही विकल्प हो जाएगा, जो राउलबेल है यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9, प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि जो रमेश कुंतल मेघ थे यह एक समीक्षक के तौर पर प्रसिद्ध थे, ठीक है ना। और इन्हें कब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये दिया गया था 2017 में। और इनकी कौन सी वो रचना थी जिसके लिए इन्हें ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो ये होगा विषव मिथक सरित सागर। जो विकल्प डी है ये सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। विकल्प में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप सही का उत्तर लगा सकते हो। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा बी, नागपुर। जो नागपुर था यहाँ पर प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था।
अगला क्वेश्चन 11 इसमें पूछा गया है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो जूही की कली होगी ये हो जाएगी निराला जी की रचना, ए का 4। दूसरा है नौका बिहार, तो ये रचना हो जाएगी आपकी सुमित्रानंदन पंत की, बी का 3। फिर है नदी के द्वीप, ये अज्ञेय जी की रचना हो जाएगी, सी का 1। अंत में है पुष्प की अभिलाषा, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हो जाएगी, डी का 2। इस प्रकार जो यहाँ पर सही कूट रहेगा तो ये हुआ कूट ए, अर्थात जूही की कली निराला की रचना होगी, नौका बिहार सुमित्रानंदन पंत की रचना होगी, नदी के द्वीप अज्ञेय की रचना होगी और पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना होगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 12, निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रावृत्त कौन सा है? तो उसका नाम हमें बताना है। तो 12 का सही विकल्प हो जाएगा ज्योतिपुंज हिमालय। तो जो ज्योतिपुंज हिमालय है यह विष्णु प्रभाकर रचित यात्रावृत्त है। अगला क्वेश्चन है 13, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्करण शामिल नहीं है? विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या हरिऔध। तो 13 का सही विकल्प हो जाएगा डी, हरिऔध जी का संस्मरण इसमें नहीं होगा। यहाँ पर जो संस्करण लिखा है संस्करण की जगह होगा संस्मरण, ठीक है ना। बाकी मैथिली शरण गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इन तीनों का ही संस्मरण उसमें शामिल है। किसमें? पथ के साथी में। 13 का सही विकल्प यहाँ डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? राजदेव सिंह, केदारनाथ सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी या रमेश कुंतल मेघ। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी, विश्वनाथ त्रिपाठी। जो विश्वनाथ त्रिपाठी है इन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर एक पुस्तक लिखी थी व्योमकेश दरवेश, ठीक है ना। सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 15, वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया था? तो ये दिया गया था कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल या मनु भंडारी। सही विकल्प हो जाएगा ए, कृष्णा सोबती को। अगला क्वेश्चन है 16, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? विकल्प में है सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, शंकर शेष या भीष्म साहनी। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी, शंकर शेष। अगला क्वेश्चन है 17, हिंदी आलोचना में शुक्ल की चिंतात्मक मान्यताओं को सबसे पहले प्रबल समर्थन किसने दिया था? तो जो हिंदी आलोचना में शुक्ल की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे पहले प्रबल समर्थन दिया गया था, तो ये दिया गया था रामविलास शर्मा के द्वारा। तो 17 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 18, इसमें पूछा गया है आधुनिक एकांकी के जनक किन्हें माना जाता है? विकल्प में है उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद या रामकुमार वर्मा। 18 का सही विकल्प हो जाएगा सी, रामकुमार वर्मा को आधुनिक एकांकी का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 19, रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? विकल्प में है मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या रामकुमार वर्मा। 19 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ए, मिश्र बंधु। अगला क्वेश्चन है 20, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो। यह कथन किस रचनाकार का है? विकल्प में है अमीर खुसरो, कन्हप्पा, मौलवी करीम या इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन हो जाएगा अमीर खुसरो का। 20 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? विकल्प में है अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद या रैदास। तो 21 का सही विकल्प हो जाएगा सुखानंद। बाकी अनंतानंद, नरहरियानंद, रैदास, कबीर, पीपा, धन्ना इत्यादि ये रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 22, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए पंक्ति का लेखक कौन सा भगत कवि है? विकल्प में है सूरदास, रसखान रहीम या नरहरिदास। तो
तो 22 का सही विकल्प हो जाएगा रहीम। रहीम के द्वारा ये पंक्ति कही गई है। गोद में लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए, ये पंक्ति रहीम दास की है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन है? विकल्प में है रामचंद्र तिवारी, मोहन अवस्थी, कृष्ण बिहारी मिश्र या कुबेरनाथ राय। तो 23 का सही विकल्प हो जाएगा मोहन अवस्थी। अगला क्वेश्चन है 24, रेखाएं बोल उठी रेखाचित्र किसने लिखा है? तो 24 का सही विकल्प हो जाएगा देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा रेखाएं बोल उठी रेखाचित्र लिखा गया था। 24 का सही विकल्प ए हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 25, केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है? तो 25 का सही विकल्प हो जाएगा बी पूर्ण सिंह। पूर्ण सिंह का पूरा नाम होगा अध्यापक पूर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है 26, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से उठाती है, यह कथन किसका होगा? 26 का सही विकल्प हो जाएगा ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 27, इसमें हमें एक तरफ पंक्ति दी गई है और दूसरी तरफ रचनाकार, तो इनका हमें मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। मोरपंख सिर ऊपर राखी हूँ, तो ये पंक्ति हो जाएगी आपकी रसखान की। आगे है बसो म्हारे नैनन में नंदलाल, तो ये पंक्ति हो जाएगी मीराबाई की। आगे है भक्तन को कहाँ सीख रिसो काम, तो ये पंक्ति हो जाएगी कुंभनदास की। चौथा है प्रीति कर दीन्ही गरे छुरी, तो ये पंक्ति हो जाएगी सूरदास की। तो इस प्रकार जो 27 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा कूट 3। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? तो यहां पर सही विकल्प हो जाएगा चंद्रगुप्त नाटक में। अगला क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं होगी? तो यहां पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी भाषाभूषण। बाकी रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, ये तीनों ही रचनाएं भिखारी दास की हैं। अगला क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो 30 का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर गोपी चंद्र का। बाकी सरहपा का, कुकुरिया और शबरपा, इन तीनों का ही संबंध सिद्ध साहित्य से रहा है। गोपी चंद्र का संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? पंक्ति है प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बड़े दिन राती, तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति हो जाएगी रैदास की। 31 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, ये कथन किसका होगा? तो ये कथन हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। 32 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33, छार उठाए लीनी एक मुट्ठी दीनी उड़ाई बिरथिमी झूठी, तो ये काव्य पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो 33 का सही विकल्प हो जाएगा पद्मावत से। 33 का एक सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34, लंका यात्रा का विवरण यात्रावृत्त के लेखक कौन है? तो यहां पर 34 का सही विकल्प हो जाएगा गोपाल राय गहमरी। 34 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना भभूति की है? तो 35 का सही विकल्प हो जाएगा उत्तर रामचरितम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहां पर जो सही युग्म हो जाएगा तो वो हो जाएगा टुकड़े टुकड़े दास्तां अमृतलाल नागर का आत्मकथा है। 36 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला है 37, संकलन त्रय के अंतर्गत कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं होगा? तो यहां पर सही विकल्प हो जाएगा डी गीत। बाकी स्थान काल और घटना संकलन त्रय के अंतर्गत सम्मिलित होगा।
आगे है भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? तो ये हो जाएगा 38 का सही विकल्प ए बिहारी के द्वारा। तो ये पंक्ति किसकी होगी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। बिहारी के लिए ये पंक्ति थी। अगला प्रश्न है कबीर के बीजक पर रची गई तिरजिया टीका किसकी है? तो यहां पर सही विकल्प हो जाएगा ए पूरनदास की। 39 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो सही विकल्प हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। 40 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नाथ संप्रदाय में हठयोग का क्या अर्थ है? तो यहां पर 41 का सही विकल्प डी हो जाएगा। ह का अर्थ सूर्य होगा और ठ का अर्थ चंद्र होगा। दोनों के योग को नाथ संप्रदाय में हठयोग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता क्या है? तो 42 का सही विकल्प यहां पर हो जाएगा। दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। 42 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 रामायण महानाटक के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे प्राणचंद चौहान। 43 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 41। इसमें पूछा गया है नाथ संप्रदाय में हठयोग का क्या अर्थ होता है? विकल्प में है कठिन साधना, अठिग योग साधना और हठपूर्वक योग। अंतिम है ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र, दोनों का योग। तो यहाँ पर बताना है कि सही विकल्प कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी। ह का अर्थ सूर्य होता है और ठ का अर्थ चंद्र, दोनों के योग को हठयोग कहा जाता है। ठीक है, 41 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषताएं क्या है? विकल्प में है प्रथम पद प्रधान होता है। दूसरा विकल्प है उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा 42 का तो वो हो जाएगा विकल्प सी, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 43। इसमें पूछा गया है रामायण महानाटक के लेखक कौन हैं? तो सही विकल्प होगा 43 का ए प्राणचंद चौहान। हाँ, अगर आपको उत्तर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करते जाइएगा और वीडियो के अंत में बताइए आपके कितने प्रश्न ठीक हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 44। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार रखिए। तो यहाँ पर कुछ तथ्य गए हैं, उन्हें हमें कालक्रम के अनुसार रखना है। तो चलिए देखते हैं। सही कूट यहाँ पर जो होगा तो वो होगा विकल्प सी। किस प्रकार से होगा इसे देख लेते हैं। सबसे पहले तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, तो बिल्कुल सही होगा, ये पहले आएगा। फिर होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, तो ये दूसरे नंबर पे आएगा। तीसरे पे आएगा अज्ञे द्वारा तारसप्तक का प्रकाशन किया गया था, तो ये तीसरे नंबर पे आएगा। चौथे पे आएगा जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की थी, तो ये ऊपर नीचे बोल दिया मैंने। तीसरे नंबर पे आएगा आपका जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की थी, तो ये तीसरे नंबर पे आएगा। और चौथे पे होगा अज्ञे के द्वारा तारसप्तक की स्थापना की गई थी। तो कुछ इस प्रकार से ये होगा। ठीक है ना। जो ये तुलसीदास का संबंध भक्ति काल से रहेगा, पहले नंबर पे ये आएगा। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 के आसपास अपने इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन करवाया था। फिर जो जयशंकर प्रसाद थे, इन्होंने 1935-36 के आसपास कामायनी को लिखा था और तारसप्तक का प्रकाशन इसके अंत में हुआ था। और सबसे अंत में लगभग 1943 के आसपास तारसप्तक का प्रकाशन माना जाता है। इस प्रकार यहाँ पर सही विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मदमाता में कौन सा समास है? तो जो मदमाता है यहाँ पर इसमें समास पूछा गया है। विकल्प में है अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व या तत्पुरुष समास। तो 45 का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर डी, तत्पुरुष समास। जो मदमाता है इसमें होगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है 46। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? विकल्प में है
चल खुसरो घर आपने, स्विमिंग पूल, बोलने वाली औरत या पत्थर गली। तो 46 का सही विकल्प हो जाएगा पत्थर गली, जो कहानी संग्रह है ये नासिरा शर्मा का होगा। अगला क्वेश्चन है 47, इसमें पूछा गया है आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो आत्मनिरीक्षण है ये क्या है, आत्मकथा है, और किसकी है, वियोगी हरि, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, सेठ गोविंददास या वृंदावन लाल वर्मा। तो ये हो जाएगी सेठ गोविंददास की आत्मकथा। क्या है इनकी आत्मकथा का नाम, आत्मनिरीक्षण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 48, इसमें पूछा गया है प्रेमचंद्र की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार कौन है। तो जो कलम का मजदूर है किसकी जीवनी है ये, तो ये हो जाएगी प्रेमचंद्र जी की जीवनी, और किसके द्वारा लिखी गई है, विकल्प में है अमृत राय, मदन गोपाल, शिवरानी देवी, विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा मदन गोपाल, और जो अमृत राय है इनके द्वारा लिखा गया है कलम का सिपाही, और किसकी जीवनी है ये प्रेमचंद्र की ही जीवनी है। और जो शिवरानी देवी थी इनके द्वारा लिखा गया था प्रेमचंद घर पे, और ये प्रेमचंद्र की ही जीवनी थी, और ये शिवरानी देवी ये इनकी धर्मपत्नी है और अमृत राय इनके सुपुत्र हैं, इसको भी याद रखिएगा। एक प्रसिद्ध जीवनी है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई हुई, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि उसका क्या नाम था। बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है ये वाला। तो इनकी एक जीवनी है, उसका आपने नाम बताना है, इनके द्वारा कौन सी जीवनी लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है 49, गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में सही रूप है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी गच्छेत। अगला क्वेश्चन है 50, इसमें पूछा गया है प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन होंगे। तो जो रचना है प्रवासी के गीत, इसके रचनाकार के नाम पूछा है। विकल्प में है नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा या हरि कृष्ण प्रेमी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा विकल्प ए नरेंद्र शर्मा। जो प्रवासी के गीत रचना है ये नरेंद्र शर्मा की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन है मन पवन की नौका, जो ये रचना है मन पवन की नौका किसकी है, कुबेरनाथ राय की है, बिल्कुल सही, और ये निबंध संग्रह है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला है कौन तू फुलवा बीननहारी, विवेकी राय का निबंध है, तो ये गलत हो जाएगा, ये इनका निबंध या रचना नहीं होगी। अगला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंधकार थे, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विकल्प सी है ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मगही किस उपभाषा की बोली है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी बिहारी की। अगला क्वेश्चन है एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। तो यहाँ पर अपना उत्तर दीजिएगा, क्या उत्तर होगा इसका। तो जो एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य रहेगा तो ये हो जाएगा चीनी भाषा परिवार, सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका अपभ्रंश की पेशाची बोली से संबंध है। तो सही उत्तर बताइएगा, क्या उत्तर होगा इसका सही। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पंजाबी का। अगला क्वेश्चन है 55, इसमें पूछा गया है गैल भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं। तो आपको प्रश्न के उत्तर को लगाने का कुछ समय मिलता है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए भोजपुरी की है और भूतकालिक है। अगला क्वेश्चन है 56, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो सही विकल्प हो जाएगा मराठी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो चलिए कथनों को देखते हैं। रीवा, सतना, शहडोल बघेली के क्षेत्र हैं। कौन कौन से, रीवा, सतना और शहडोल बघेली के क्षेत्र हैं, सही हो जाएगा। बर्दा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला है खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरबी भी है, तो ये भी सही हो जाएगा। अंतिम है राजस्थानी उपभाषा का विकास पेशाची अपभ्रंश से हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर।
57 का सही विकल्प हो जाएगा डी, जो राजस्थानी उपभाषा का विकास पेशाची अपभ्रंश से नहीं हुआ है। बाकी सभी कथन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 58। इसमें पूछा गया है क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पर जो सही कथन हो जाएगा तो ये होगा विकल्प ए, अलप्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठी ध्वनि, ये सभी क व्यंजन की विशेषताएं होंगी। सही विकल्प 58 का ए होगा। अगला क्वेश्चन है 59। इसमें पूछा गया है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। तो आपको बताना है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मागधी अपभ्रंश से। तो 59 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ड ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध होगा या सही होगा। तो यहाँ पर जो शुद्ध या सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प 2। ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं। क्या है, ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियाँ होंगी। 60 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 61। इसमें पूछा गया है देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। तो सही विकल्प हो जाएगा सी, काका कालेलकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें। तो उन्हें कहा जाता है स्वनिम। 62 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63। इसमें पूछा गया है झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है। तो 63 का सही विकल्प हो जाएगा ए, बुंदेली। झांसी, जालौन, हमीरपुर में बुंदेली बोली का प्रचलन है। अगला क्वेश्चन है 64। देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है। तो देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। 64 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला है 65। अर्थ बलयम प्रसाद, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य के द्वारा दी गई थी। तो सही विकल्प हो जाएगा सी, बामन के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। 65 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक तो दोष था ही उस पर दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत होगी। तो सही विकल्प हो जाएगा एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। तो इस कहावत का अर्थ होगा एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। 66 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67। करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है। तो सही विकल्प हो जाएगा भभूति के द्वारा। 67 का सही विकल्प हो जाएगा बी, करुण रस को एकमात्र रस भभूति के द्वारा माना गया था। अगला क्वेश्चन है 68। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो सही विकल्प हो जाएगा विभावना अलंकार। 68 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69। मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा। संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। पंक्तियों में कौन सा छंद प्रयोग में लाया गया है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, इंद्र बज्रा छंद का प्रयोग इन पंक्तियों में किया गया है। 69 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70। उद्धव शतक की हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा कहन सवे लगी में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है। तो यहाँ पर जो बोध होता है वो होगा भावोत्कर्ष का। 70 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71। जिस धर्मसाम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है साधारण धर्म। सही विकल्प ए हो जाएगा। 71 का सही विकल्प ए हो जाएगा, साधारण धर्म उसे कहा जाता है। आगे है 72। इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो जो यहाँ पर अद्भुत,
रस है इसका स्थायी भाव हो जाएगा विस्मय। वीर का हो जाएगा उत्साह, और रौद्र का हो जाएगा क्रोध, और करुण का हो जाएगा शोक। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर जो कूट 3 है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73। इसमें पूछा गया है अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है। क्या है? अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा, बताइएगा उसका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रस दोष। 73 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अदर धरत हरि के परत ओठ दिथि पट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होती। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार दृष्टित होता है। तो यहाँ पर जो अलंकार होगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी तदगुण अलंकार। 74 का सही उत्तर डी हो जाएगा। 75 चिकरही मरकट भालू छलबल करही जेही खल छिजही पंक्ति में काव्य गुण कौन सा होगा। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे है 76 उच्चारण स्थान के आधार पर जीएम व्यंजन है। तो क्या होगा ये। तो ये हो जाएगा तालव्य। 76 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77। इसमें पूछा गया है हिंदी के अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है। तो 77 का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर डी यह। कहट नटत रिचत खींचत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। उपयुक्त पंक्तियों में कितने क्रियापद हैं। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी 8। 78 का सही विकल्प डी हो जाएगा। तो कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो ये पंक्ति है कहत नटत रिचत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात किसकी पंक्ति है। तो ये हो जाएगी बिहारी की पंक्ति। अगला क्वेश्चन है 79 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो 79 का सही विकल्प सी हो जाएगा विरहिणी इस प्रकार से लिखा जाता है जो विकल्प सी में दिया है। अगला क्वेश्चन है 80। पूछा गया है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक शुद्ध वाक्य होगा तो उसका चयन करना है। तो वो हो जाएगा विकल्प डी सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। तो 80 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 81 कुछ कैसा सर्वनाम है। तो जो कुछ है इसका बताना है कि ये किस प्रकार का सर्वनाम होगा। तो 81 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कुछ। अगला क्वेश्चन है 82 सुपह प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर 82 का सही विकल्प हो जाएगा 21। 82 का सही विकल्प बी हो जाएगा 21 प्रत्यय होते हैं। अगला क्वेश्चन है 83। इसमें पूछा गया है जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द लिखिए। तो 83 का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर कृतज्ञ। बी सही विकल्प हो जाएगा 83 का। अगले क्वेश्चन 84 से लेकर 90 तक पद्यांश को पढ़ना है, फिर उसके पश्चात उनके उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर मैं खैर पूरा पद्यांश नहीं पढ़ूंगा, जो सिर्फ उत्तर बनते हैं वो आपको बता देता हूँ। 84 का यहाँ पर दिया गया है क्षितिज किसे कहते हैं। तो जो क्षितिज कहते हैं तो ये कहा जाता है जहाँ धरती और आसमान मिले उसे क्षितिज कहा जाता है। ए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 85। इसमें पूछा गया है यदि किसी का और छोर नहीं है तो यहाँ पर होगा 85 का उसकी सीमा नहीं है। क्या है? यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसकी सीमा नहीं है। 85 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 86 फिट और इंसान शब्द हैं। तो बताना है कि जो फिट और इंसान शब्द हैं ये किस प्रकार के शब्द हैं। तो ये हो जाएंगे विकल्प बी आगत शब्द। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 87। इसमें पूछा गया है बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है। तो ये दी गई है खुली पुस्तक से। जो बर्नार्ड शॉ थे ये जीवन की उपमा देते थे एक खुली पुस्तक से। ठीक है ना। 87 का सही विकल्प बी हो जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हम इस वीडियो को लाइक का टारगेट रखते हैं 50। तो आपको ये टारगेट कंप्लीट करना है। उसके पश्चात मैं आपको इसी प्रकार की वीडियो कंटिन्यू रखता रहूँगा। वीडियो को लाइक करने का टारगेट कितना है दोस्तों? 50 लाइक का टारगेट है वीडियो को लाइक करने का। ठीक है, आगे है, हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि। तो यदि के बाद क्या आएगा? तो ये आएगा, किसी को जीने का अधिकार नहीं देते। तो ये सबसे बड़ा अन्याय होते हैं, किसी के जीने के अधिकार को छीन देते हैं, उसे मानसिक और शारीरिक तौर पर परेशान करते हैं। अगला क्वेश्चन है 89। प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको क्या होना चाहिए? सबको, तो ये होने का जीने का हक, सबको जीने का हक होने का है दोस्तों। 89 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90। आसमान हमें दिलाता है। तो आसमान हमें क्या दिलाता है? तो आसमान दिलाता है हमें भय से छुटकारे का आश्वासन। क्या होगा 90 का? भय से छुटकारे का आश्वासन। तो 90 का सही विकल्प सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या है सर्वाधिक महत्वपूर्ण? तो ये हो जाएगा भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। क्या होगा? भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। 91 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92। जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर होता है? इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को क्या होगा? शिक्षिका बच्चों को भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है। तो 92 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो वैसे दोस्तों मैं चाहता था ये प्रश्न आपके लिए छोड़ दूं। चलिए, अगर जो भी बच्चा वीडियो को देख रहा है उसको इस प्रश्न का उत्तर तो दोस्तों देना ही है। बहुत अच्छा प्रश्न है भाषा अध्यापक के तौर पे। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। क्या होगा 93 का? संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। और जो महत्वपूर्ण होगा वो होगा भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर है व्याकरणिक नियमों की जानकारी, यह भी महत्वपूर्ण है। अंत में है भाषा कौशलों का ज्ञान। तो ये तीनों ही अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे। संवैधानिक मूल्यों की जानकारी ये महत्वपूर्ण है, पर इन विकल्पों के अनुसार उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। 93 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्दों का विकल्प चयन कीजिए। तो यहाँ पर वाक्य को पढ़ लेते हैं पहले। डैश में बोली जाने वाली डैश के बीच और पड़ोस की भाषाओं तथा डैश में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बीच के फासले को पाटने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा विकल्प ए, घर में, दोस्तों, स्कूल। घर में बोले जाने वाली दोस्तों के बीच और पड़ोस की भाषाओं तथा स्कूल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बीच के फासले को पाटने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। तो 94 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95। इसमें पूछा गया है भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है। क्या है? भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह। भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह। 95 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला है 96। सरस्वती 1900 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन है? तो 96 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, चिंतामणि घोष। तो दोस्तों मुझे ये प्रश्न आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है। मैं किसी परीक्षा को दे रहा था, वहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया था कि जो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था, तो ये था 1900 होना। तो गलती से मैंने यहाँ पर कोई और विकल्प चुन लिया था, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि जो सरस्वती पत्रिका है इसका प्रकाशन वर्ष क्या होगा। तो ये हो जाएगा 1900 ईस्वी। और इसे किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो ये किया गया था चिंतामणि घोष के द्वारा। तो जो चिंतामणि घोष है ये बंगाल के प्रसिद्ध सेठ के तौर पे जाने जाते थे। इन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो 96 का सही विकल्प ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 97। दो चट्टानें रचना पर सन 1968 ईस्वी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो दो चट्टानें नामक रचना है किसकी है? तो ये हो जाएगी हरिवंश राय बच्चन की।
और 1968 में इन्हें ही साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था इस रचना के लिए। ठीक है ना, तो 97 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूएसए देश में कौन सा पत्र प्रकाशित होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, नेट में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो यूएसए देश में पत्र प्रकाशित होता है तो उसका नाम होगा कर्मभूमि। 98 का सही विकल्प ए हो जाएगा। यूएसए या अमेरिका में कर्मभूमि पत्र को प्रकाशित किया जाता है और ये हिंदी का पत्र होता है। अगला क्वेश्चन है 99, इसमें पूछा गया है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये वाला भी कॉमन सा प्रश्न है। तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है विकल्पों के अनुसार पृथ्वीराज रासो को। 99 का सही विकल्प डी हो जाएगा। श्रावकाचार्य को भी माना जाता है, परंतु विकल्प में ये नहीं दिया है, तो विकल्पों के अनुसार से हमें प्रश्न का उत्तर देना होता है। विकल्पों के अनुसार से सही उत्तर होगा डी, पृथ्वीराज रासो की। तो आपको बताना है पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ। अगला और अंतिम प्रश्न है, हालावादी कवि कौन है? तो जो हालावादी कवि हैं तो ये हो जाएंगे विकल्प सी, हरिवंश राय बच्चन। तो ये हालावादी कवि के तौर पर जाने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 100 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको टारगेट याद है, टारगेट है 50 लाइक का। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब अपनी वीडियो को समाप्त कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे और बड़ी शिद्दत से वीडियो को देखा, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।